टुडेज टॉपिक इज़ हिस्परस डिसीज़। बेसिकली इस डिसीज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखो हमने यहाँ पे एक परफेक्टली पिक्चर भी लगाया हुआ है कि यहाँ पे दिखाया हुआ है एक नॉर्मल सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम है, और इधर दिखाया हुआ है कि हिस्पंग डिसीज़ में बेसिकली आपका जो सिग्मॉइड और कॉलन और रेक्टम है वो कैसे अफेक्ट होता है। बेसिकली ये डिसीज़ यूजुअली हम मोस्ट कॉमनली आपको कोजेनाइटल एनॉमली रहती है ये बच्चों के अंदर। ठीक है, होता क्या है इस डिसऑर्डर में, बेसिकली ये गट मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है। यानी कि होता क्या है कि इसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं सब म्यूकोसा और मेंट्रिक प्लक्सस ऑफ इंटेस्टाइन के वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि हिस्पंग डिसीज़ हो गया, मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है। जिसे एक नाम से और जानते हैं मेगा कॉलन और कोजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक डिसीज़ भी बोल देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि 5000 से ज़्यादा लाइव बर्थ में कहते हैं कि एक ना एक केस हमें मिल ही जाता है इसका। यूजुअली ये मेल्स में ज़्यादा मिलता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। बेसिकली मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, और इस डिसीज़ में होता क्या है कि इंट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटीन्स एनकोडेड बाय टू जीन्स, दैट इज रेड प्रोटोनकोजन एंड ईडीएनआरबी जीन। तो बेसिकली अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझो। जैसे कि गैंग्लियोनिक सेल्स के हमने बोला कि एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, सब म्यूकोसा में से, तो उसकी एब्सेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेरिस्टल्सिस जो होगा उस इंसान के अंदर वो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मोटिलिटी डिसऑर्डर है और वाले सेल्स है नहीं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोलन का, गैस एक्यूमुलेट होने लगेगी और एनलार्जमेंट हो जाएगा कोलन का, और वो मेगा कोलन बन जाएगी। ठीक है, ये होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो अगर यार न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में हो रहा है तो देखो यार वो मेकोनियम नहीं पास कर पाएगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, वॉमिटिंग करेगा, बाइल स्टेन, शॉक में होगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड्स भी होंगे। बड़े बच्चों में होता है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल पाउच करेगा बहुत फाउल स्मेल के साथ, वो बच्चा माल न्यूट्रिशन होगा, अनिमिक होगा। बात आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो इसको हम डायग्नोस्टिक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इन्फेंट या न्यूनेट में हम 48 आवर्स तक का इंतज़ार करते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मेकोनियम पास कर देगा। अगर वो नहीं करता तो भाई वहाँ पे हमें डाउट जनरेट हो जाता है। हम उसकी रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, एनोरेक्टल मैनोमेट्री करते हैं, जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम इसे आइसोटोनिक अनीमा दे देते हैं। ठीक है, उससे तो पोटी आ ही जाएगी। अब वो भी नहीं हो रहा तो हम उसे स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे, या फिर उसे देंगे हम लो रेजिड्यू डाइट। इसके बाद बात आती है सर्जिकल मैनेजमेंट की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्पोरल कोलोस्टोमी करेंगे या डेफिनेटिव सर्जरी कर देंगे, उस कोलोस्टोमी को बंद कर देंगे। इसके भी कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं इस प्रोसीजर के, कि भाई हम कोलोस्टोमी कर रहे हैं तो उसे किसी प्रोसीजर से कर सकते हैं। जैसे फोटो में दिख रहा है, हम सिवेंसन ऑपरेशन कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं, ड्यूहामेल प्रोसीजर कर सकते हैं, या फिर एक फाइनल प्रोसीजर होता है दैट इज सोआवीज प्रोसीजर। तो अभी अगली फोटो आएगी उसमें हम सोआवीज प्रोसीजर को देखेंगे। तो ये 3 प्रोसीजर्स हैं जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, जैसे ये जो सिविसन एंड ड्यूहामेल प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोलन है वो दोनों अलग हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट होता है ना कोलन को, और जो उनको हम थोड़ा सा कट करके उन दोनों को पार्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि दूसरी वाली फोटो में हम देख रहे हैं कि एनोरेटल फुल पाउच गैंग्लियोनिक सेगमेंट को हमने डिलीट कर दिया। ये दूसरी फोटो में हमें सोआवीज प्रोसीजर दिखाया हुआ है। इसमें हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है उसको थोड़ा सा पुल आउट कर रहे हैं अंदर की तरफ। हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा एक गैंग्लियोनिक पार्ट है वो रिमूव हो जाए। वो रिमूव हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा किसी भी तरह का। तो वही हम इसमें करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि हम प्री ऑपरेटिव केयर्स कुछ रखते हैं। जैसे कि हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसका पूरा डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, उसके पूरे पेरेंट्स से उसके बात करके रखेंगे, उसको एक बार आइसोटोनिक अनीमा देकर देख लेंगे, स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे, उसको लो रेजिडुअल डाइट देंगे, वाइटल साइंस उसके मॉनिटर करेंगे, उस बच्चे को सेमी फॉर्मल पोजीशन में लौटाएंगे। उसके बाद उसकी ओरल फील और नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन भी हम करके रखेंगे। इसके बाद जब हम उसको ऑपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम उसके वाइटल्स ऑब्जर्व करेंगे, उसकी पोजीशन को कंफर्टेबल रखेंगे, बच्चे को आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे, उसकी बॉबल्स को मॉनिटर करेंगे। कोलोस्टोमी केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके स्ट्रोमा को देखेंगे कि वो कलर कैसे चेंज कर रहा है, उसकी ब्लीडिंग को देखेंगे, उसकी और फर्दर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ड्रेनेज तो नहीं होता। इसके अलावा हम उसका जो यूरिन का कलेक्टिंग बैग होगा उसको खाली करते रहेंगे। कोलोस्टोमी को जो भी उसका जो वाउंड है उसको क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। उसके पेरेंट्स को पूरी गाइडेंस देंगे कि उन्हें कैसे कोलोस्टोमी की केयर करनी है। इसके बाद उसको एनकरेज करेंगे या सपोर्ट करेंगे उस फैमिली को कि वो प्रॉपर्ली टाइम से आकर अपने बच्चे को दिखाते रहें। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा हिस्पंग डिसीज़। ये बेसिकली एक कोजेनाइटल डिसीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोजेनाइटल तो नहीं कहोगे, बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक जीआईटी डिसीज़ है, और ये बेसिकली मोस्ट कॉमन मोटिलिटी डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, होता क्या है इसकी वजह से, ये न्यूनेट्स में डेवलप होता है तो बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर ये थोड़ा अर्ली एज में होता है तो